तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। 18 दिन और पिछले 6 दिनों का और हिसाब कर लें अगर, टोटल 18 दिन हो गए आर्यन खान को कैद में एनसीबी के। इनमें से 5 दिन शुरू के एनसीबी के दफ्तर में और बाकी के 13 दिन ऑर्थर रोड जेल में। 14 अक्टूबर को जब स्पेशल जज वीवी पाटिल उन्होंने अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा ज़मानत के फ़ैसले को लेकर, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, हमारे ऑफिस में ही बात हो रही थी और ज़्यादातर लोगों को ये उम्मीद थी, बल्कि जितने भी कानून के एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी, कि आज ज़मानत मिल जाएगी। 2:45 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था आज दोपहर को इस ज़मानत के फ़ैसले को सुनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी आर्गूमेंट बहस 14 को ही कंप्लीट हो चुकी थी। तो जज वीवी पाटिल को सिर्फ अपना फ़ैसला सुनाना था। 2:45 बजे वो कोर्ट में आए। आने के बाद 1 मिनट भी नहीं लिया और उन्होंने 3 लोगों के चूँकि बेल की सुनवाई थी, अरबाज, मर्चेंट, मुनमुन और आर्यन, तो उन्होंने मिनट भर भी नहीं लिया और अपना फ़ैसला सुनाया कि इन तीनों के बेल को रिजेक्ट किया जाता है, इनको ज़मानत नहीं दी जाएगी। इसके बाद अब डिटेल फ़ैसले का इंतज़ार होता है। तो डिटेल फ़ैसला तो बाद में मिला, लेकिन जज ने जो खारिज किया उसके साथ उन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं और वो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जज का ये कहना था कि अक्यूज़ 1 से 3 यानी आर्यन खान, अरबाज एंड मुनमुन, इन लोगों की अब तक को जो एनसीबी ने छानबीन की है उसमें सेक्शन 29 का जिक्र किया गया है, एनडीपीएस एक्ट का, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही लगाया गया है। और इनका कहना है कि इसमें 37 जो है एनडीपीएस एक्ट, ये भी अप्लाई हो सकता है और इसीलिए इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस वक्त बेल देना कहीं से भी मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। और इसीलिए जो बाद में ऑर्डर की कॉपी आई, फ़िलहाल इनको ज़मानत नहीं दी जाती है। तो मिनट भर के अंदर ये फ़ैसला आ गया। इसके बाद आर्यन के वकील जो है ये सब भाग कर गए बॉम्बे हाई कोर्ट। 2:45 बजे की बात थी, 2:50 तक फ़ैसला आ चुका था। कोर्ट 5 बजे बंद होता है शाम को। तो इन लोगों की पहले से तैयारी भी थी कि यहाँ से अगर खारिज होता है तो क्या करेंगे, तो ये लोग कोर्ट मूव भी किए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में वो जिस जज के पास ये लोग गए थे वो शायद अपने कमरे से उठ चुके थे। और अब ये है कि कल सुबह 10:30 बजे ये लोग उसको लिस्टिंग करेंगे। अब ये जज के ऊपर है कि इस मामले को प्राथमिकता देते हुए कल इसकी सुनवाई करते हैं कि नहीं करते हैं, और कल अगर सुनवाई करते हैं तो अपना फ़ैसला भी कल ही देंगे कि नहीं देंगे। एनसीबी के ऊपर क्या है कि वो क्या रिप्लाई करती है। तो अब सारी चीज़ें कल पर आकर रुक गई हैं, यानी कि 19वां दिन हो जाएगा कल। अब यहाँ कहानी आपको आगे बताऊँ कि ये बेल आज क्यों रिजेक्ट हुई, वजह क्या है, कौन सा एक ऐसा सेक्शन है जो गले की हड्डी बन गया और क्यों। एनसीबी के एक सीनियर अफसर से भी आज मैंने बात की, इस शर्त पे कि मैं उनका नाम नहीं लूँगा। हालांकि वो मुंबई में नहीं है, वो कहीं और पोस्टेड हैं, लेकिन सीनियर अफसर हैं और ऐसे केसेस को हैंडल करने का उनको बखूबी तजुर्बा है। तो उनसे भी इस केस के ऊपर मैंने रोशनी डालने को कहा। मैंने कहा क्या क्या हो सकता है और क्या हुआ और क्यों बेल में मतलब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मैं आपको जो भी कहा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले कल की तस्वीर। कल अगर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो क्या, तो नहीं होती है तो क्या, वो पहले एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको देता हूँ। और मैं उस वक्त कोर्ट में मौजूद था, मुंबई में ही। सेशन कोर्ट में सलमान खान के हिट एंड रन केस का फ़ैसला होना था। फ़ैसला करीब 3 बजे के आसपास आया था दोपहर को। दिल्ली से भी बहुत सारे वकीलों की पूरी एक बैटरी, एक फ़ौज पहुंची हुई थी। सेशन कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है, सड़क के इधर और इधर है, वॉकिंग डिस्टेंस से पैदल जा सकते हैं आप। तो फ़ैसला आया। फ़ैसले के बाद फ़ैसले की कॉपी मिलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो वो कॉपी भी मिली। इसके बाद भागकर ये लोग बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँचे। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने ज़मानत के लिए अर्ज़ी दी, क्योंकि सेशन कोर्ट ने सलमान खान को कन्विक्ट कर दिया था, शायद 4 या 5 साल की सज़ा थी। तो ऐसे में यह है कि आप बेल के हकदार हो जाते हैं। लेकिन ये सबको उम्मीद थी कि सलमान खान आज की रात कम से कम जेल जाएगा। लेकिन इधर वकील पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। अगले 4 घंटे के अंदर अंदर
सेशन कोर्ट के फैसले के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान को बेल दे दिया, ज़मानत दे दी, और इस तरीके से सलमान खान जेल जाने से बच गए और वो कोर्ट से सीधे अपने घर पहुंचे। ये कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कल बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ऐसा ही कुछ हो। ये भी हो सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट कहे कि हम प्रायोरिटी के हिसाब से केस डिस्कस करेंगे, तो कल की जगह पे कोई और तारीख दे दे। ये भी हो सकता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट कल जिरा कर ले, आर्गू कर ले और फिर कहे कि मैं फ़ैसला अपना रिजर्व रखता हूँ, सुरक्षित रखता हूँ, परसों तरसों जब चाहे सुना सकते हैं। तो सारी चीज़ें कल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पर मान लीजिए एक सिंपल सी एक तस्वीर लेते हैं कि कल बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई करता और कल ही फैसला, बेल मिल गया तो ठीक, फिर तो सब कुछ ख़त्म, हम लोग भी इस पर बात नहीं करेंगे। और अगर बेल नहीं मिलती, बॉम्बे हाई कोर्ट भी खारिज कर देती है, तो क्या? तो इसके बाद फिर बात दिल्ली तक आएगी। अब दिल्ली तक आएगी तो इसका ये मतलब नहीं कि दिल्ली सरकार तक आएगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट तक आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो तीसरा और आखिरी ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में फिर बेल की सुनवाई होगी। ज़मानत मिल गई तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिली तो फिर मामला लटकेगा। और एक कानून भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाती है तो फिर एक ख़ास तय वक्त होता है जिसके बाद ही आप अपील कर सकते हैं। वैसे इस केस को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को और अगर हम समझें, शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती केस में रिया चक्रवर्ती का भाई, उसके पास से भी ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन ड्रग्स पेडलर के साथ उसके रिश्ते को खंगाला गया और एक लिंक एनसीबी ने स्थापित किया, साबित किया उस वक्त कोर्ट में। तो करीब 3 महीने तक जेल में रहा था, बेल नहीं मिली थी। रिया चक्रवर्ती के पास से भी ड्रग्स नहीं मिला था, लेकिन ये था कि वो ड्रग्स खरीदती थी, व्हाट्सएप चैट थे। रिया चक्रवर्ती भी करीब महीने भर तक जेल के अंदर रही। तीसरा आ जाते हैं हम, कॉमेडियन भारती के पास से ड्रग्स मिला था कुछ, लेकिन 2 दिन के अंदर ज़मानत मिल गई थी। अरमान कोहली, राजकुमार कोहली के बेटे, जो एक ज़माने के बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, वो पकड़े गए। काफ़ी टाइम हो गया, अभी कम से कम मुझे लगता है कि 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया, बेल नहीं मिली है, जेल में। तो ये हो गई इन सब की कहानी। अब आते हैं असली कहानी के ऊपर कि आखिर बेल क्यों नहीं मिली, कौन सी ऐसी धारा है जिसकी वजह से ये मामला लटका हुआ है। एनसीबी ने जो अपनी रिमांड रिपोर्ट दी और जो पंचनामा दिया, उसमें ये कहा है, 4 लाइनों में कहानी सुनाता हूँ, कि 2 अक्टूबर को उनके पास एक खबर मिली, उन्होंने क्रूज़ पे छापा मारा, वहाँ पे आर्यन और उसके साथ 7 लोगों को और लिया, बल्कि 14 लोगों को पकड़ा था, बाद में 6 को छोड़ दिया, 8 को हिरासत में रखा। आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, लेकिन उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से करीब 5 ग्राम चरस मिला, और कुल मिलाकर जो रिकवरी थी वो अलग अलग 13 ग्राम कोकीन और ये सारा मिलाकर। तब तक किसी ने ड्रग इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि पार्टी शुरू नहीं हुई थी। इसके बाद एनसीबी ने आर्यन के ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 6 सेक्शन लगाए, 6 धाराएं। और ये जो 6 धाराएं हैं, ये कौन कौन सी हैं और इनकी सज़ा क्या है, बेलेबल हैं कि नहीं है। पहली धारा थी 8C, सी फॉर कैलकाटा। इसके तहत कोई भी नारकोटिक्स, मतलब जो बैन ड्रग्स हैं, उसका इस्तेमाल करना, ख़रीदना, बेचना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, स्टोर करना, उसको बनाना, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना, ये 8C के तहत आता है। और इसमें मैक्सिमम 1 साल की सज़ा है, 1 साल पनिशमेंट। इसका मतलब है कि ये बेलेबल है, यानी कि ज़मानती अपराध है, क्योंकि 1 साल तक के अंदर या 3 साल से कम का जो भी होता है वो बेलेबल ऑफेंस होता है। तो एक 8C लगाया, मतलब 8C के अंदर अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ड्रग का सेवन करना, ख़रीद फरोख्त, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब इसमें कुछ चीज़ें आर्यन पे हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल करना, मान लीजिए ख़रीदना, अब ये भी एनसीबी ने कुछ प्रूफ लिए होंगे। दूसरा सेक्शन नंबर 2, 6 में से 20, ये एक्चुअली कैनबिस से रिलेटेड है, मतलब गांजा और चरस के पौधे से इसका ताल्लुक़ है। इसके तहत अगर कोई भी शख्स लाइसेंस के बिना गांजा और चरस के पौधे लगाता है, उगाता है, ट्रांसपोर्ट करता है या फिर इस्तेमाल करता है, तो फिर ये जुर्म है, और इसके लिए मैक्सिमम 6 मंथ, 6 महीने की सज़ा है और 10,000 रुपये जुर्माना।
और ये भी बेलेबल ऑफेंस है। तो पहला सेक्शन 8C बेलेबल ज़मानती अपराध, दूसरा धारा बी ये भी ज़मानती अपराध। अब यहाँ पे ये धारा बी इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे गांजा और चरस की बात है और यही बरामद हुआ आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से। तीसरा सेक्शन है धारा 27 NDPS एक्ट। धारा 27 कहता है कि किसी भी ड्रग्स को कोई इस्तेमाल करे, मतलब वो ड्रग्स लेता है, 27 उन्हीं पे लगाया जाता है कि जो ड्रग्स को यूज़ करता है, और इसमें भी मैक्सिमम 1 साल की सज़ा है। और 27 लगाने का मतलब है कि NCB मानती है कि आर्यन खान ड्रग्स लेता है, बल्कि NCB का ये भी कहना है कि आर्यन पिछले 4 साल से ड्रग्स ले रहा है और इसमें से ज़्यादातर वक्त वो अमेरिका में था, तो शायद वहाँ पे ले रहा था। तो ये हो गई आपकी 3 धारा 8C, 20 और 27, ये तीनों अवेलेबल। अब चौथा धारा 28, इसमें ड्रग्स के एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है कि आप इधर से उधर बाहर भेजते हैं या लाते हैं, और ये एक क्राइम है और इसमें भी 1 साल की सज़ा है। अब 28 में यह है कि एक चैट मिला, व्हाट्सअप चैट आर्यन खान के पास से, जो NCB ने कहा, और उसमें यह है कि इंटरनेशनल कुछ लोग हैं 8 से 10, उनके साथ ड्रग्स की ख़रीद और फ़रोख्त की बात हो रही है, इसीलिए धारा 28 लगाया गया। लेकिन ये भी 1 साल की इसमें सज़ा है, यानी कि ये भी एक ज़मानती अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है। 5वीं जो धारा लगाई है आर्यन खान पे वो है 29। ये एक तरह से जैसे IPC में आपने अक्सर सुना होगा 120B। 120B का मतलब होता है कि सपोज़ कोई मर्डर हो जाए, मैंने कत्ल किया, लेकिन आपको भी उस कत्ल की जानकारी है और आप चुप हैं, आपने किसी को बताया नहीं, या मैंने अगर चाकू से किसी को मारा तो वो चाकू ख़रीदने में या चाकू देने में आपने मदद की, या कत्ल के बाद उस लाश को छुपाने में आपने मेरी मदद की, तो इसका मतलब होगा कि आप मेरी साजिश के साथी हैं। तो 120B साजिश में शामिल होने के लिए लगाया जाता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि 120B साजिश में शामिल होने के लिए सज़ा उतनी है जो जुर्म करने वालों के लिए। अगर सपोज़ मैंने कत्ल किया और मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई, तो 120B में आपको भी सेम उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। तो 120B IPC में जो है वो NDPS एक्ट में 29 में बदल जाता है। अब ये 29 क्यों लगाया NCB ने आर्यन खान पे? उसकी वजह यह है कि शुरू में 8 लोगों को गिरफ्तार किया था क्रूज से, इसके बाद धीरे धीरे करके और लोगों की गिरफ्तारी, और कुल मिलाकर 20 लोग पकड़े गए। इन 20 में से 5 ड्रग पेडलर हैं। NCB का कहना है कि इसमें से एक ड्रग पेडलर को आर्यन खान के बयान के बाद पकड़ा गया, और यहीं से एक कड़ी जुड़ी कि इस ड्रग पेडलर को आर्यन खान जानता है। अब बाकी लोगों के साथ उसका क्या कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश करना है, वो जांच करनी है। इसलिए आर्यन खान को बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बाहर निकलकर वो सबूत और गवाह को एक तरह से बर्बाद भी कर सकता है और उनको धमका भी सकता है। तो 29 साजिश के तहत बाकी लोगों के साथ क्या लिंक है, इसलिए लगाया गया है। और ये वो सेक्शन है 29 जिन 6 धाराओं में सबसे ज़्यादा सख्त है, क्योंकि इस धारा के तहत, बाकी सब में मैक्सिमम 1 साल की सज़ा है, इसमें सज़ा ज़्यादा है। अब सपोज़ अगर एक शख्स को, एक ड्रग पेडलर को पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उसको सज़ा हो जाती है, तो उस ड्रग पेडलर के साथ जो भी और लोग शामिल हैं उनको भी सेम वैसे ही सज़ा होगी जैसे IPC में 120B के आपको बताया कि अगर मर्डर किसी और ने किया लेकिन साजिश में शामिल है। तो ये 29 जो है कि बाकी जो 20 लोग पकड़े गए इनके साथ क्या लिंक है वो इस्टेब्लिश करना है, और वो इस्टेब्लिश तभी होगा जब तक कि पूरी जांच पूरी नहीं हो जाए, जब तक कि चार्जशीट तैयार ना हो जाए। और इसलिए जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाए आर्यन खान की ज़मानत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बाहर आकर असर डाल सकता है जांच पर, गवाहों पर, सबूतों पर। और ये 29 सबसे बड़ा अड़ंगा, गले की हड्डी बन गया आर्यन की ज़मानत के बीच में। इसके अलावा एक और सेक्शन लगाया 35 में यह है कि एक आरोपी को तभी इसमें दोषी माना जाता है कि जब तक कि वो ये साबित ना कर दे कि ये जो कुछ भी उसने ड्रग्स लिया, बेचा, ख़रीदा, जो भी है, इसने अपनी होशो हवास में किया। अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तब तो फिर उसको छूट मिल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उसने होशो हवास में किया है तो इसका मतलब है फिर कि वो गुनहगार और उसको सज़ा मिल सकती है। और ये 35 इसलिए लगाया आर्यन पे क्योंकि उसने क्रूज़ पे गया, उसके दोस्त के पास ड्रग्स था,
तो एनसीबी का मानना है कि अरबाज मर्चेंट के पास जो ड्रग्स था वो आर्यन को पता था। इसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर आया जो बीच में, वो ये था आर्यन और शाहरुख खान का ड्राइवर। जिस मर्सिडीज़ कार में 2 अक्टूबर को मन्नत से आर्यन और अरबाज क्रूज़ पर पहुंचे थे, जो ड्राइवर लेकर गया था उस ड्राइवर से एनसीबी ने पूछताछ की और उसने बाकी सारी डिटेल बताई थी कि हाँ हम लोग लेकर गए थे, साथ में थे। और उससे पहले 2-3 दिन पहले के कुछ चैट मिले थे जिसमें यह था कि इस क्रूज़ पे जाने के लिए या इसके लिए ड्रग्स ख़रीदने के लिए बात हो रही थी कि कुछ ड्रग्स रख लो और ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इसमें 35 लगाया गया। लेकिन जो 6 सेक्शन है 8C, 20B, 27, 28, 29, 35, इसमें से 29 सबसे इम्पोर्टेंट था क्योंकि इस साजिश की कड़ी का हिस्सा एनसीबी आर्यन खान को मानती कि कहीं ना कहीं ड्रग पेडलर के साथ कुछ ना कुछ इसके रिश्ते हैं खरीद फरोख्त के। दूसरा, इंटरनेशनल जो 8-10 लोग हैं जिनके साथ व्हाट्सएप पे चैट पे बात हुई कि ड्रग्स बड़ी मात्रा में ख़रीदनी है, उसको लेकर भी जांच होनी है। तो ये 2 बात थी। अब ये तो रही पूरी धाराओं और सेक्शन की बात और 29 जिसकी वजह से बेल नहीं मिली। लेकिन जब मैं जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि एक एनसीबी के ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एक सीनियर अफसर जिन्होंने ऐसे ही केस सैकड़ों हैंडल किए, उनसे मैंने बात की और उनसे बोला कि ये सारे सेक्शन हैं, पूरा केस आपके सामने है क्योंकि आपके डिपार्टमेंट का मामला है, आपकी इस पर क्या राय है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में ये पूरा केस जो है ये प्रिजम्पशन पर है। प्रिजम्पशन का मतलब एक धारणा पर है। धारणा का मतलब कि एक सोच पर है कि हमने प्रिज्यूम कर लिया कि ये ऐसा हो सकता है, इसका ऐसा लिंक हो सकता है, ये ड्रग्स ले सकता है, ये ड्रग्स लेने वाला था, ये ड्रग्स खरीद सकता है, ये ड्रग्स खरीदने वाला था। तो उन्होंने कहा प्रिजम्पशन पे कानून जो है वो बड़ा हटकर है। कानून सिर्फ धारणाओं पर नहीं चलता, कानून सबूतों पर चलता है। अब इनका ये कहना था कि जो पॉइंट इन्होंने बताए और सेक्शन के तहत उन्होंने कहा इस सारे सेक्शन में 2 लूपहोल निकाले उन्होंने। एक, उन्होंने कहा कि एक तरफ एनसीबी कह रही है कि हम इंटरनेशनल सिंडिकेट व्हाट्सएप चैट के ज़रिए खंगाल रहे हैं कि आर्यन खान का क्या विदेशी ड्रग डीलरों, पेडलरों या लेने वालों के साथ संबंध है और क्या ये ड्रग ख़रीदना और मंगाने की बात है और बल्क में। तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर बहुत बड़े बल्क में आप मंगा रहे हैं तो इसका मतलब आप ड्रग अपने इस्तेमाल के लिए नहीं मंगा रहे, फिर आप उसका कारोबार कर रहे हैं और ये फिर बहुत ही सीरियस गंभीर अपराध हो जाता है। इसमें तो फिर उम्र कैद तक की सज़ा हो जाती है क्वांटिटी के हिसाब से। अब सवाल लेकिन ये है कि ये एक प्रिजम्पशन है, एक धारणा है अभी तक, क्योंकि सबूत इनके पास नहीं है, कोर्ट में दिया नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा एनसीबी के जो लूपहोल्स है कि एनडीपीएस एक्ट पहला ये है कि हम ये इंटरनेशनल करेंगे, आपको बताया। अब कह रहे हैं अपने इसी दलील को कोर्ट में रखते हुए कि अभी हम जांच कर रहे हैं 8-10 ऐसे विदेशी होने की संभावना है, उनके साथ ड्रग्स की डीलिंग और धंधा भी हो सकता है। लेकिन इसी बात को अब एनसीबी खुद काट रही है अपने सेक्शन से। कैसे? उन्होंने कह तो दिया कि इंटरनेशनल और ये बड़े ड्रग्स मंगाने की बात है चैट पे और ये सारी गंभीर चीज़ें हैं, फिर दूसरी तरफ वो आर्यन पे 27 लगाते हैं एनडीपीएस एक्ट। अब 27 का मतलब है कि सेल्फ यूज़, वो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स यूज़ करता है। 27A नहीं लगाया। अब 27A का मतलब होता है ड्रग्स को लेकर फाइनेंशियली इन्वॉल्व होना, ड्रग्स का धंधा करना, ड्रग्स सिंडिकेट के साथ कारोबार करना। तो एक तरफ इन्हीं एनसीबी के अफसर ने, जिनका मैं नाम चूंकि वादा किया नहीं बता सकता, कहना है कि वो ड्रग्स के धंधे और कारोबार से तार जोड़ने के नाम पर अदालत में अपोज किया। दूसरी तरफ 27A नहीं लगाया, जिसमें कि यह है कि ये ड्रग्स का कारोबार करता है, और सिर्फ 27 लगाया। अब कानून 27 के लिए क्या कहता है? 27 ये है कि जो ड्रग्स लेता है, यानी कि ड्रग का एडिक्ट, आदी है, तो कानून उसको एक पीड़ित के तौर पर देखता है। और इसमें कानून में बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पता चले कि एक ड्रग एडिक्ट है तो उसके साथ आपको क्या करना है। फरदीन खान का केस याद होगा आपको, फिरोज़ खान मशहूर फिल्म स्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कुर्बानी जो फिल्म बनाई, जाबाज, दयावान, तो उनका बेटा फरदीन खान पकड़ाया था।
शायद कोकीन के साथ। अदालत ने रिहैब सेंटर भेजा था कि आप जाइए, कोर्स पूरा कीजिए और ये सारी चीज़ें कीजिए। तो एक पीड़ित के लिए कानून ये कहता है कि ड्रग एडिक्ट जो है उसको पीड़ित के तौर पर देखें, और ख़ासतौर पर उम्र को देखते हुए, अगर बहुत कम उम्र है तो उसको रिहैब सेंटर भेजिए और उससे कहिए कि कोर्स पूरा करे। साथ में कानून ये भी कहता है कि अगर वो रिहैब सेंटर भेजते हैं जेल भेजने की बजाय, और वो कोर्स पूरा नहीं करता, अधूरा करके छोड़ के निकल जाता है, तो फिर ये अदालत के हाथ में है कि उसको जेल भेज दे। तो यहाँ पे एनसीबी ये कह रही है कि आर्यन 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, तो इसका मतलब है कि वो ड्रग्स का आदी है, ड्रग एडिक्ट। तो यहाँ पे फिर ये था जो इनका कहना है एनसीबी के अफसर का, कि फिर उसको रिहैब भेजना चाहिए था, वहाँ पे नहीं। तो कुल मिलाकर उनके हिसाब से ये पूरा केस धारणाओं पर यानी पे ही खड़ा हुआ है कि वो ड्रग्स के सिंडिकेट के साथ उसका रिश्ता हो सकता है, वो क्रूज़ पे ड्रग्स ले सकता था अगर पार्टी शुरू होती, पैसे होते तो वो ड्रग्स खरीद सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें खुद अपने सेक्शन में लगाकर एनसीबी ने इसको केस को कमज़ोर किया है। बट ये सेक्शन 29 है, जो मैंने कहा था साजिश में शामिल पैडलर के साथ और बाकी के साथ, वो एक चीज़ ऐसी आई जिसकी वजह से शायद ये ज़मानत नहीं हुई। अब कल बॉम्बे हाई कोर्ट में है, और फिर मैंने जैसे शुरू में कहा, हाई कोर्ट में अगर बेल मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो बात दिल्ली तक, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हम सबके सामने होगा। लेकिन कुल मिलाकर आज ज़मानत की मन्नत अधूरी रह गई और आर्यन खान को अभी आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। तो 19वां दिन, अब बाकी अभी आगे का भी कुछ पता नहीं है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन उससे पहले ख़त्म करूं आज क्राइम तक फैमिली मेंबर का फिर से अपनी जो सिलसिला है। राम प्रकाश जी का आज जन्मदिन है, तो राम प्रकाश जी जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी बर्थडे। स्वप्नील गायकवाड़ तलोजा साहब नवी मुंबई से, इनका भी जन्मदिन है, तो स्वप्नील गायकवाड़ तलोजा साहब हैप्पी बर्थडे। दीपक चौधरी साहब का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक चौधरी साहब। संजय सिंह ये यूएसए से हैं, इंजीनियर हैं, और इनका भी जन्मदिन है, तो संजय सिंह साहब हैप्पी बर्थडे, और ज़रूर आपके साथ सेल्फी लूँगा जो आपने कहा है, जब भी आप आएंगे बताइएगा। शारदा यादव जी कुवैत से हैं, और मुकेश कुमार यादव इनके पति, उन्होंने भेजा है, तो शारदा यादव जी का जन्मदिन है आज, हैप्पी बर्थडे शारदा यादव जी, आप हमेशा अच्छे रहें। श्रीश पटेल इनका भी जन्मदिन है, यूएसए में हैं ये, तो हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा फैसल थंगल तमिलनाडु से हैं, इनकी एनिवर्सरी है कल, तो एडवांस में हैप्पी एनिवर्सरी फैसल थंगल साहब, आप दोनों को। हेमंत संचेती, सॉरी माफ़ चाहें, तो ये हमारे न्यू मेंबर है क्राइम तक फैमिली के, और इन्होंने कहा कि मैं अभी मुझे अपनी फैमिली में ऐड कीजिए, अच्छा इन्होंने लिखा था। तो हेमंत संचेती साहब, वेलकम टू द फैमिली, आप अच्छा लगा, खुशी हुई, तो बस आप कहानी सुनते रहें। इसके अलावा सुधीर दहिया साहब हैं, नाराज़ हो गए थे कि कल मैंने इनका नाम नहीं लिया, सुधीर दहिया साहब, तो आपकी नाराज़गी दूर हो गई होगी। राशिद अल बलूशी हैं, प्रकाश रावते हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन फारूकी हैं सीकर से। इसके अलावा त्रिशूल राव हैं, इत्तेफाक से ये भी सीकर से हैं, राजस्थान से। नकुल राणा है सूरत से, इन्होंने सूरत की एक मिठाई का जिक्र किया है, तो कभी आऊँगा तो ज़रूर खाऊँगा। सुभाष पवार हैं, और बारामती से, महाराष्ट्र। इसके अलावा वकार कुरैशी हैं, ये तरुण तेजपाल की कहानी सुनना चाहते हैं, पता नहीं मैंने सुनाया है कि नहीं सुनाया, हालांकि मुझे याद आ रहा है कि शायद सुनाया, अगर नहीं सुनाया तो ज़रूर सुनाऊंगा। संजय कुमार सिंह हैं। इसके अलावा मृणाल हजारिका जी हैं, असम से, अच्छा नाम है आपका, मुझे भूपेन हजारिका जी याद आ गए। और चंदन शर्मा है। तो आप तमाम लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। और भी लोगों ने मेल लिखे थे, और आपकी जो कहानियाँ आपने फरमाइश की वो भी आपको जल्द सुनाऊंगा। लेकिन आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।